सीएम बनने के बाद जो ये पीएम बने, इनके ही गुजरात में 5,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। अगर आप आज बैलेट पेपर पर चुनाव कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अंतर नजर आएगा। ये कह रहे 70 साल, ये 10 साल में खा गए। सच्चाई है कि पब्लिक इन्हें वोट नहीं कर रही है। ये पहले भी ईवीएम में करके जुगाड़बाजी, एक आज कांग्रेस को पकड़ा दे, स्टेट लो तुम ले जाओ, खाबो लाठी जाबो जेल, हमारे नेता भूपेश बघेल। पूरा ईवीएम का खेल है। ईवीएम से जीता जा रहा है भाजपा, वरना जीरो में रह जाएगी। जीरो में क्या मशीन का खेल है? मशीन का बटन जो है डाल रहा है कांग्रेस में, जा रहा है फूल में। तो भजन लाल सरकार केवल भजन बजाने में व्यस्त है। कॉलेजियम सिस्टम में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दबाव बनाकर एक एक करके तमाम अपराधियों को जो छुड़वाने का काम किया। सरकारें गिराना ये लोकतंत्र नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल इनके लिए होगा ना, इनके नेताओं के लिए होगा, जो इनकी कमेटी बनी है उनके लिए है। लेकिन यहाँ के युवा जो 65% भारत का युवा है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि देश का, अगर देश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो इस देश का युवा बढ़ा सकता है। इनके जो ये जहाँ से सीएम थे, सीएम बनने के बाद जो ये पीएम बने, इनके ही गुजरात में 5,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। इनकी सरकार यहाँ एमपी में है तो वहाँ इनका ड्रग्स पकड़ा गया। ये 1,000 करोड़, ये 100 करोड़ 200 करोड़ का नहीं है, 5-5 हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़ पकड़ा गया। तो क्या है ये केंद्र सरकार त्रस्त हो चुकी है। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि जनता अपना विश्वास हम में दे रही है। अभी हरियाणा में हम चुनाव जीते हैं और आने वाले समय में कल ही जो घोषणा हुई है, झारखंड में और महाराष्ट्र में सरकार बनाने फिर से जा रहे हैं। देखिए, बेईमानी की सरकार है। हमारे नेता ने कहा था कि डरना नहीं है, लड़ो। और इस देश का युवा, 65% का युवा वो लड़ रहा है। और वो आप बात देख रहे होंगे, ये जो भीड़ है ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है। इस देश के युवा ने ठाना है कि इस सरकार को हटाना है। आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा कि क्या होगा। अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव है और कई जगह उपचुनाव भी है। मैं गाजियाबाद से हूँ, गाजियाबाद में भी उपचुनाव है। चुनाव में तो भाजपा ही जीत रही है ना। हरियाणा का रिजल्ट आप देख लीजिए। चलिए, कश्मीर में तो आप लोग जीत गए हैं, लेकिन भाजपा का साफ साफ कहना कि आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस जो फेक नैरेटिव फैला रही है, हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। देखिए, ये तो सिर्फ बेईमानी पे चल रहे हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, ये ईवीएम के नाम पर जो कई, मैं जिस गाजियाबाद से हूँ वहाँ पे ये लगा लीजिए आप, वोट बीजेपी का वहाँ है नहीं, वहाँ 2,000 वोट निकलता है। तो ऐसे कैसे निकल जाएगा? मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र में कई जगह आप नोटिस करिए, एक गांव है नहाल, वहाँ गांव में टोटल मुस्लिम रहते हैं, उसमें 2,000 वोट है। वो कहाँ से वोट आ रहा है? क्या आप कह रहे हैं, क्या मुस्लिम उनको वोट नहीं देता है? मुस्लिम उनको ही वोट दे रहा है भाई। नहीं, ये गलत बात है। मुस्लिम गठबंधन को वोट दिया है। आप देखिए ना, आप इसको विधानसभा के चुनाव को क्यों देख रहे हैं? आप लोकसभा के चुनाव को भी तो देखिए। 2024 के चुनाव में इन्होंने क्या किया और हमारे गठबंधन ने क्या किया। कांग्रेस और सपा जो ये पूरा अलायंस हुआ था, उस गठबंधन में आप देखिए कितनी वोट आई है और वोट आने के बाद कितनी सीटें आई हैं। ये तो विफल हुए हैं ये यूपी के अंदर। आखिर जब कर्नाटक आप लोग जीतते हैं तब तो आप लोग ईवीएम के खराबी की बात नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा है, जहां हम जीत जाएंगे आप मीडिया कहेगी कि वहाँ ये हुआ, ये मीडिया कहती है कि आप जीते ही वो हारे। देखिए, ये खेल खेलते हैं। हमें तो आज के दौर में ये जो आज धरना प्रदर्शन है वो 65% युवाओं पे है। अगर आप आज बैलेट पेपर पे चुनाव कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अंतर नजर आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इस 65% का युवा सिर्फ देश को बदल सकता है। मैं बार बार पुनः एक बार कहूंगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। इस देश में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये 10 साल से खा गए। ये कह रहे 70 साल, ये 10 साल में खा गए। इन्होंने किया क्या? इन्होंने किले बेच दिए, ट्रेन बेच दी, ये कुछ बेच, ये दिल्ली बेच देंगे, ये सब कुछ बेचने पे तैयार है। चलिए ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ लोग आए हुए हैं, लगातार भाजपा की सरकार पे वो जो है आरोप लगा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन भाजपा चुनाव में जीत रही है, भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है, हरियाणा जीत गई है, आप लोग मानने को तैयार नहीं है? श्रीमान जी, आप जो बोल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, अपनी जगह आप सही पूछ रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पब्लिक इन्हें वोट नहीं कर रही है।
ये पहले भी ईवीएम में करके जुगाड़बाजी, एक आध कांग्रेस को पकड़ा दे, स्टेट लो तुम ले जाओ। ईवीएम का रोना कब छोड़ेंगे सर? जब जीतते हैं तब तो नहीं हम रोकते। जीत जाएंगे जब ईमानदारी काम होगा, बैलेट पेपर काम होना शुरू हो जाएगा, ये अपने आप हार जाएंगे उस समय। चलिए ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो आज इंडियन यूथ कांग्रेस में कार्यालय पे आप देख रहे हैं कि ये एक जो जश्न का माहौल है। उदय भानु चीफ जो कि कश्मीर से संबंध रखते हैं, नए अध्यक्ष बने हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। कश्मीर में नेशनल जो है एनसी और कांग्रेस की सरकार बनी है। यहाँ बहुत सारे लोग जो है हम देख पा रहे हैं कि भारत के हर प्रदेश से जो आज युवा आया हुआ है और उदय भानु चीफ के नेतृत्व में फिर से जो है कांग्रेस में एक इंडियन यूथ कांग्रेस में जान फूंक रहा है। सर क्या कहना चाहें, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो क्या आप लोग नौकरी तो नशा नहीं, लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम लगातार नौकरी दे रहे वो हैं। आज तक कोई अच्छा दिन आया ही नहीं है ना। लोगों को चुतिया बना रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरा मात्र अपराध का गढ़ बना रहा है पूरा, और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। चुनाव में तो जो रिजल्ट आता है तो फिर भाजपा जीत जाती है। जनता एक्सप्रेस ट्रेन लोकल बन चुकी है। हम लोग एक्सप्रेस एसी का टिकट लेके निकले थे, लेकिन हम लोग जनरल में सफर करके आए हैं सर। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए, बहुत दूर से आए। हम लोग जनरल में सफर करके आए। पूरा अडानी अंबानी को बेच दिया गया है ट्रेन। कहाँ से आए भाई साहब? क्या हमन छत्तीसगढ़िया हर हमार बात लाभ समझो। जो नेता है उकरे हवे है नी, सत्ता उकरे है और कहते ना कि अपन राज चलते ना तो वही मन देते अपन हिसाब से वोट। आप महाराष्ट्र मैं छत्तीसगढ़ से आया। छत्तीसगढ़ से, जी हाँ ना। खाबो लाठी जाबो जेल, हमारे नेता भूपेश बघेल। हाँ मैं वो छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ। पूरा ईवीएम का खेल है। ईवीएम से जीता जा रहा है भाजपा, वरना जीरो में रह जाएगी। जीरो में कह रही थी 400 पार, कह रही थी 400 पार, 40 पार नहीं कर पाई है भाजपा। नहीं तो छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी राजनांदगांव से आके मेरे साथ चुनाव लड़े। मोदी जी के नाम पे डंका बज रहा है। मोदी शून्य है। मोदी सिर्फ राम की राजनीति करता है। राम राम बोलना है, पराया मार जपना, ऐसा है। मोदी सिर्फ राम की राजनीति करता है। राम राम बोला, पराया माल अपना। मोदी सिर्फ राम की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करता है। राहुल गांधी कांग्रेस सिर्फ निष्पक्ष चुनाव लड़ती है। कहते हैं 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है। आप कह रहे हैं सिर्फ धर्म की राजनीति। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे नेता शून्य भूपेश है, बघेल। कुछ नहीं है, शून्य है। हमारे नेता भूपेश बघेल। भूपेश बघेल तो चुनाव हार गए जब आप लोग वहाँ सरकार नहीं बना पाए। वहाँ होता क्या है? ईवीएम का खेल है सर, ईवीएम का खेल है। मोदी हम लोग का खेल है। छत्तीसगढ़ी हैं। होता क्या है? मशीन का खेल है। मशीन का बटन जो है डाल रहे हैं कांग्रेस में, जा रहे हैं फूल में, डाल रहे हैं कांग्रेस में, जा रहे हैं फूल में। तो बघेल साहब तो सरकार बना नहीं पाते, तब आप लोग कहते हैं कि मतलब कि भाजपा ने बेईमानी कर ली, कर्नाटक में किए बराबर किए। छत्तीसगढ़ सबसे बेस्ट बना के है भूपेश आप बघेल। राजनांदगांव आइए घूमने, कभी आप मुंबई दिल्ली भूल जाएंगे। राजनांदगांव इतना अच्छा बन चुका है। आप आके देखिए, 5 साल में भूपेश बघेल सरकार में आज इतना भी मस्त सीएम भूपेश बघेल ही है, मान के चलो। साय का कोई रोल काल नहीं है। अच्छा चुनाव हार गए लेकिन सीएम वही है। आज भी सीएम और दबदबा है। वही है। जब से सीएम आए हैं, नशा इतना बढ़ चुका है हमारे शहर में। रोज आए दिन रेप हो रहा है, चोरी चकारी हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। अगर भूपेश जी नहीं होता तो किसान पूरे देश की हालत खराब है। युवा को समझ नहीं पड़ रहा है कि करना क्या है। हर तरफ नशा नशा नशा, ताकि युवा को समझ ना पड़े कि क्या करो, बस नशा करते रहो। यही काम है युवाओं का। सरकार ने इस तरह कर दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं को पूरा रोजगार का अवसर दिया है। लगातार जो युवा हमारे साथ है, 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार है। विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आप कह रहे हैं कि नशा का कारोबार कर रहे हैं। भैया मैंने LLB किया हुआ है, मैंने BBA किया हुआ है। आज मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। मेरे पास कोई जॉब नहीं है। कोई भी ये जॉब तो नहीं। हालत है, नहीं है ना जॉब। स्थिति ऐसी, मैंने 2-2 डिग्रियां कहाँ से आए हैं? मैं देवास से आया हूँ, MP से। एमपी से आया तो हूँ। एमपी में तो भाजपा की सरकार है। अरे भाजपा की नहीं, वहाँ तो शराब माफिया की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है। तो शराब माफिया पूरे ठेके देख लो, 2-3 जिलों में उन्हीं के ठेके चल रहे हैं। उनके अपने ठेके हैं, क्यों उन्होंने जो ठेके खुलवाए हैं ऐसा? उन्हीं के हैं पूरे, उनके ही कारोबार चल रहा है शराब का 2-3 जिलों में। मतलब कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो शराब का कारोबार चला रहे हो। शराब और प्रॉपर्टी के किंग है वो। सबसे पहले प्रॉपर्टी का काम ही उन्हीं का था। पूरे उज्जैन की जो सिंहस्थ की सारी प्रॉपर्टी थी, वो आज नियम पास कर करके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कर ली सारी। चलिए ठीक है, तो हम सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? देखिए, आज के दिन सबसे पहले तो मैं इस तानाशाही और इस हिटलरशाही सरकार को दोष देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से युवाओं को ठगा है, जिस तरीके से आपने गलत GST लगाकर, नोटबंदी लाकर, और जिस प्रकार से जो कोरोना की त्रासदी है उसमें
करोड़ों युवाओं ने जो अपना रोजगार खोया है। आपने सरकार बनते 2014 में पहला वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब 11 साल इनके सरकार रह गई, 22 करोड़ रोजगार होने चाहिए, जिसका नतीजा ये निकला कि 22 करोड़ लोगों को रोजगार खोना पड़ा। देना इन्होंने एक भी नौकरी इन पिछले समय में नहीं दी है। रही बात ये जितने भी मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जहाँ भी हरियाणा हो, सभी जगह पर पेपर लीक हुए। पेपर लीक में इनकी भूमिका रही है, संलिप्तता रही है। नीट का पेपर हो, कई दिन बेचारे लोग वहाँ बैठे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे ने, सरकार के किसी मंत्री ने इनकी सुध नहीं ली। राजस्थान के अंदर बात करें तो भजन लाल सरकार केवल भजन बजाने में व्यस्त है। ऑर्डर आता है 1 घंटे में निरस्त होता है, ऑर्डर आता है 4 घंटे में निरस्त होता है। सर्कस चल रहा है। जैसा हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा कि वहाँ सरकार नहीं चल रही, वहाँ सर्कस चल रहा है। तो वो सर्कस देखना हो तो राजस्थान की राजनीति को देखो। मुख्यमंत्री आज कभी पर्ची सरकार से मुख्यमंत्री बन गए, कभी दिल्ली आते, कभी जयपुर आते। साहब इस मंत्री को हटाना है दिल्ली, इस मंत्री को लगाना है जयपुर। ये इनका मामला है। न तो एक नौकरी दी, न नौकरियों की भर्ती निकाली। बड़े बड़े खोखले वादे करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, केवल युवाओं को पकोड़ा तलने पर जो इन्होंने मजबूर किया है। आज हमारे यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर हमारे नेता उदय भानु छिप जी के नेतृत्व में जो आज हमने मुहिम दी है कि नौकरी दो, नशा नहीं। मैं एक विनती करता हूं कि अगर हिम्मत है आप में तो अडानी का पोर्ट बंद कराकर आप लोग वहाँ नशे की खेप लाना बंद करके युवाओं को रोजगार देने का काम करिए, वरना युवाओं को जुमले देने का काम मत कीजिए। आपने अपनी बात की शुरुआत में ही कही कि 2014 से, तो 2014 में इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का प्रति वर्ष जो है वायदा किया था। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, 2019 में भी जो है और ज़्यादा बहुमत से प्रधानमंत्री बनते हैं। 2024 में बहुमत चला जाता है लेकिन प्रधानमंत्री बनते हैं। हरियाणा चुनाव अभी हुआ है, वहाँ भी इनकी सरकार बन रही है। राजस्थान में जीते हैं। तो लगातार चुनाव में जीतना, तो यानी कि जनता उनकी नीतियों में विश्वास कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप एक बात करना चाहूँगा। जिस प्रकार से 14 में बने, 19 में इनका पीक आया, इन्होंने 2024 में नारा दिया था 400 पार हम आएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जिस नीतीश को आपने लात मार कर बाहर निकाला था, जिस चंद्रबाबू नायडू को आपने लात मार कर बाहर निकाला था, उनके सहयोग से आपने यहाँ पर सत्ता बनाई और 2014-2024 के हालात जो 10 सालों के बाद आपने इस देश में उत्पन्न किए, आपकी यहाँ लंगड़ी सरकार चल रही जो बैसाखियों पर चल रही है। एक बैसाखी नीतीश है, एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिए। दूसरी चीज़ मैं आपका तो जिस हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण की राजनीति करके जो यह सरकार लाते हैं, हर जगह ये केवल जाते हैं अपने भाषणों में कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान में किया। जितने भी अमरनाथ पर हमले हुए, आप इतिहास उठाकर देख ले, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकारी तब हमले हुए हैं। आप लोग बात करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने करी है। जहां बात आती है चुनाव, केवल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इस्लामाबाद करते हैं, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते। जहां ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इन्होंने एक नारा दिया कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते। हवा फैलाई हिंदुओं के अंदर। क्यों आपने हरियाणा में मुसलमान को टिकट दिया? क्यों आपने जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमानों को टिकट दिया? क्यों आपने 2 सिलेंडर मुफ्त ईद पर आपने वहां जाकर माननीय जो बहुत बड़े तथाकथित हिंदू बनते हैं, उन्होंने वहां पर यह वादा किया कि हम ईद पर 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। क्या ऐसी नौबत हो गई? आप तो हिंदुओं की सरकार चला रहे हो ना, वहां पर ईद हिंदुओं का त्योहार नहीं है। क्यों आपने ऐसा वादा किया? बताइए आप, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? लोकसभा चुनाव के दौरान लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है और अगर कभी ऐसा करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन जीना छोड़ दूंगा। आप एक बात बताओ, गोधरा कांड क्या था? आप ये बताओ, जिस प्रकार से एक एक करके जो इन लोगों ने गवाहों के परिवार को मरवा डाला, गवाहों को मरवा डाला। आपने उस डीजी को, आपने अपने जीवन काल, आपने अपने इस कार्यकाल के अंदर किसी को राज्यसभा भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज एक दिन पहले रिटायर्ड होते हैं, दूसरे दिन बाद राज्यसभा जाते हैं। क्या इस देश से लोकतंत्र या अपन न्यायपालिका पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जिस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दबाव बनाकर एक एक करके तमाम अपराधियों को जो छुड़वाने का काम किया, तमाम अपराधियों को बरी कराने का काम किया, मैं समझता हूं आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास के अंदर यह काले अक्षरों में लिखा जाएगा 2014 के बाद वाला कार्यकाल। लेकिन उससे पहले कभी किसी भी, माननीय सुषमा स्वराज जी इनकी नेता थी जो आज दिवंगत है, उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी कई सरकारें रही है, कई सरकारें आई है, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि पूर्व की सरकारों ने काम नहीं किया। माननीय अटल बिहारी जी ने कहा था कि हमें इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो विपक्ष को जिंदा रखना पड़ेगा। आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, या IT की देन थी, राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजकर उनका इलाज कराया था, वो लोकतंत्र था। और आज
केवल विपक्ष के नेताओं पर रेड पड़वाते, ये लोकतंत्र है। चुन चुनकर एक एक कांग्रेस को, एक एक विपक्षी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में मिलवाकर आप लोग पाक साफ कर रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। सरकारें गिराना ये लोकतंत्र नहीं है। मर्डर करना, रेप करना, रेपिस्टों को आप द्वारा इनाम दिया जाना ये लोकतंत्र नहीं है। लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की मौत हुई, एक मंत्री के बेटे ने मौत करी, उसको बरी कराने की पूरी कोशिश की, ऊपर एफआईआर नहीं हो, तमाम कोशिशें की गई, ये लोकतंत्र नहीं है। हम लोग लोकतंत्र की आवाज है और हम युवाओं की आवाज बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी पिछला संसद का जो सत्र चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो है सदन चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है और सदन जो है चलने नहीं दिया जा रहा है। नीट के मुद्दे पर जो है आप लोगों ने लगातार सदन को घेरा और जब सदन नहीं चलेगा तो सरकार कैसे चलेगी, लोकतंत्र कैसे बहाल होगा, क्या कहेंगे आप? मीडिया हो, मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया सवाल किससे करता है? सत्ता पक्ष के लोगों से करेगा गया है, विपक्ष से करेगा? सत्ता पक्ष से ही करेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा सवाल होना चाहिए सत्ता पक्ष से। लेकिन मैं तमाम जितने भी मीडिया वालों को देखता हूं, आज राहुल गांधी ने ये किया, आज राहुल गांधी ने किया, आज अखिलेश यादव ने, अरे विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, इस देश के तमाम मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है। विपक्ष यदि मुद्दे नहीं उठाएगा तो लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आपने 140 सांसदों को इस लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर से आपने निष्कासित कर दिया, क्या ये लोकतंत्र है? आप दोगली भाषा बोलते हैं माननीय मोदी जी, और सुधर जाइए। जनता ने अभी 240 पर समेटा है, आने वाले समय में आपको 40 पर समेट कर रवाना करेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2029 में इस देश के युवाओं की सरकार होगी, देश में लोकतंत्र द्वारा सुस्थापित सरकार होगी। इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की और देश के वंचित लोगों की आवाज बनकर 2029 में सरकार बनेगी। और इस देश के युवा, महिला, जितने भी दलित है, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाई, जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, वो आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता देखेंगे। और ये सबकी इच्छा और हम सबकी मंशा भी है। चलिए एक आखिरी सवाल, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं, ऐसा ही हरियाणा चुनाव के पहले भी कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे थे कि हरियाणा में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो हुआ है वो आपको भी पता है, सरकार फिर से तीसरी बार जो है भाजपा की सरकार बन गई। कल ही जो है झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हुई है, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन इस बार अपनी वहाँ सरकार बना पाएंगे या फिर से भाजपा जो है मतलब हो सकता है कि चुनाव के जब रिजल्ट आए तो कुछ और आए जो आप लोग कहते हैं उसको उलट हो जाए? सबसे पहले तो मैं आपको दो चुनाव, जो हालिया चुनाव, उन दोनों बातों की बात करता हूँ 1 मिनट में। जम्मू कश्मीर और अपना हरियाणा बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जहां पर 370 इन्होंने हटाई, जहां पर 5 साल राष्ट्रपति का शासन रहा, और उसके बाद आप गठबंधन के द्वारा लड़कर बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, और उसमें भी केवल जम्मू रीजन के अंदर आप लोग जीतते हैं। ऊपर वाले जो कश्मीर क्षेत्र है वहां पर एक भी सीट आपकी नहीं आती है। आपके कई स्थान ऐसे जहाँ तीसरे नंबर पर आए। तो जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको नकार दिया, क्योंकि 370 हटाने के बाद वहाँ के लोगों की आज़ादी आपने छीन ली, वहाँ के लोगों की बातें आपने छीन ली, वहाँ के लोगों का आपने जो स्वतंत्रता का जो अधिकार था बोलने का वो सारा आपने छीना। तो नतीजा ये निकला कि जम्मू कश्मीर में जो 370 पर जो हवा पूरे देश के अंदर बनाकर आपने जो चुनाव लड़ा 2019 का, वो 2019 का चुनाव अगर आप में हिम्मत होती तो आप एक ही साल में करवा देते। 2019 के जब चुनाव हुए, लोकतंत्र का जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, आप 19 में करवा देते, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन आपने उस समय चुनाव करवाना उचित नहीं समझा, क्योंकि आपकी हालात पतली हो चुकी थी और 370 के नाम पर आपने पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ा। नतीजा आया कि जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको नकार दिया। दूसरी बात करता हूँ हरियाणा की। हो सकता है कई बातें चुनाव आयोग ने हमारे 2-2 घंटे तक नतीजे रोक कर रखे। हमारी 10 सीटें ऐसी है जहां अंडर 5000 में हम लोग आ रहे हैं। हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाए। बिल्कुल हम हार के कारणों की समीक्षा हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, और बिल्कुल हम इसके तय तक जाएंगे। लेकिन जनादेश जो हमें हरियाणा की जनता ने दिया है, उसका पुरजोर समर्थन करते हुए उनके हर हकूक़ की मांगों को हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे। अब मैं बात करता हूँ आगामी चुनाव की। झारखंड और महाराष्ट्र, जिस प्रकार से झारखंड में एक मुख्यमंत्री को आपने पकड़कर जेल में डाल दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़कर आपने जेल में डाल दिया, क्या ये लोकतंत्र है? जिस जमीन की जो बात कर रहे झारखंड में, जिस जमीन के केस पर डाला, वो केस क्या है? मैं एलएलबी होल्डर हूँ, मैं वकालत कर रहा हूँ हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर, कोई मामला ही नहीं है। ये कहते साहब ये गौशाला की जमीन थी। जब ये गौशाला की गोचर जमीन होती है, उसको पूरे देश में कोई नहीं ले सकता, यह लिखा हुआ है, रेवेन्यू में अंकित है। लेकिन इन्होंने इस गोचर भूमि के नाम पर एक सच्चे और एक आदिवासी व्यक्ति को, मतलब ये आदिवासियों को खत्म करना चाहिए, तो ऐसे आदिवासी व्यक्ति को आपने पकड़कर जेल में डालने का काम किया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नतीजा दिया वो एक सामने है। अब रही बात महाराष्ट्र में, क्या किया आपने?
चोरी करके सरकार बनाई, लोकतंत्र को खत्म करके सरकार बनाई, खरीद फरोख्त करके आपने सरकार बनाई। उसका हालात का नतीजा आप देख लेना। आगामी चुनावों के अंदर नवंबर के अंदर नतीजा आ जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। और ये जो शिंदे ने जिस प्रकार से जो पीठ पीछे छुरा गोपा है, जिस अजीत पवार जो 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब आपके साथ आ गया घोटाला माफ हो गया। जिस शिंदे पर आपने आरोप लगाए, शिंदे ने सरकार बना ली, आपका घोटाला साफ हो गया। आप शर्म की बात है फडणवीस जी, मोदी जी, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है उसको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब हालात तो ये, जो व्यक्ति सांसद रहा है उसको पार्षद बनाकर भेज दिया। ये कोई बात नहीं होती। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को। चलिए, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, जालोर से हूँ। और क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सांखला। देख रहे हैं कि हम अभी इंडियन यूथ कांग्रेस पे, और किस प्रकार से जो है आज उदय भानु चिब ने जो है यहाँ अपना पदभार ग्रहण किया है। लक्ष्मण सिंह सांखला बात कर रहे थे अभी हमारे साथ, आप वीडियो में देख रहे थे, और किस प्रकार से इन्होंने भाजपा पे प्रहार किया और साफ साफ कहा कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में झारखंड और जो है महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।